नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति टाइमिंग का खेल है। राजनीति में अगर टाइमिंग ठीक है, अगर आपको मौके पर चौका मारना आता है तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े ऑप्टिक्स भी आसानी से करने आ जाते हैं। उसके लिए आपको फिर ना बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है, ना एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, ना लिखी हुई स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपकी राजनीतिक परिपक्वता इतनी होनी चाहिए कि आपको मौके की नज़ाकत समझ में आए। ये मिसिंग था। ये दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त बदलता है। जो आदमी सोचता है कि मैंने सब कुछ पा लिया जिंदगी में, जो सदन के अंदर छाती ठोक के कहे कि एक अकेला सब पर भारी, समझ लो कि उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ जो हजार मुश्किलों, लाख कड़े इम्तिहानों के बावजूद संघर्ष करता रहे, समझ लीजिए उसका निखरना तय है और उसका तप के सोना बनना तय है। ये भारत की राजनीति में इस वक्त दिख रहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में वो जो छाती ठोकी थी, मेरे जैसे बहुत से लोगों को उस दिन समझ में आ गया था कि अब प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कह चुके थे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं जो है मेरा सीधा कुछ कनेक्शन है, और उस पे वो एक अकेला सब पर भारी वाली सदन में बात इशारा साफ कर रही थी कि अब ये शख्स मान चुका है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मेरे आसपास भी कोई नहीं है। इसका मतलब अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसके बाद अब विदाई वापसी की या वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी का वो बयान याद कीजिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब उन्होंने कहा था कि जिस राहुल गांधी को आप जानते हैं वो राहुल गांधी मर चुका है, ये राहुल गांधी नया राहुल गांधी है। उस दिन समझ में आ गया था, मेरे जैसे लोगों को ये मैसेज मिल गया था जो कहना चाह रहे थे कि अब का राहुल गांधी लोखंड का बना हुआ है। पहले वाला राहुल गांधी नहीं है जो जज्बाती हुआ करता था। अब नया राहुल गांधी आया और उस दिन समझ में आ गया था कि अब इस शख्स को रोक नहीं पाएगा कोई। सफ़र लंबा हो सकता है, वक्त लग सकता है, सफ़र में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके सफ़र को कोई रोक नहीं सकता। ये शख्स अकेला ही चलेगा और काफिला बनता जाएगा, कारवां बनता जाएगा, काफिला जुड़ता जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के सफ़र का क्लाइमेक्स का वक्त अब आ गया है। कल किसी पत्रकार ने, यंग पत्रकार है, अच्छे पत्रकार है, उन्होंने लिखा था अपने एक्स हैंडल पर कि राहुल गांधी द्वारा अमित शाह को निशाना बनाना एक ब्लंडर साबित हो सकता है, क्योंकि 2029 में अमित शाह के मुकाबले योगी आदित्यनाथ या देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा मुश्किल ओपोनेंट होंगे राहुल गांधी के लिए। इस एंगल से उन्होंने कही थी बात। उनकी सोच हो सकता है वो अपने एंगल से सही सोच रहे, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो अमित शाह को निशाना बना रहे हैं ना, वो कोई हल्की फुल्की चाल नहीं है या कुछ मोमेंटरी डिसीजन नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरी सोची समझी रणनीति है। उस पर लौटता हूँ। पहले बात जरा जो अधूरी छोड़ दी थी मैंने, ऑप्टिक्स वाली, राजनीतिक समझ वाली, परिपक्वता वाली, उसको पूरी करता हूँ। अब आपको मालूम है कि मोदी जी फेमस हैं एक चीज़ के लिए, कि उनके वीडियोस और फोटोग्राफी का जो शौक़ है, अपने आप को कैमरे में दिखने का जो शौक़ है, उस शौक़ ने उनको दुनिया भर में पहुंचाया भी, और अब दुनिया भर में फजीहत भी उसी वजह से हो रही है। मैंने कई बार आपको बताया कि दूरदर्शन में एक मेरे पुराने साथी हैं, लाइब्रेरी में, वो कहते हैं कि इतना आर्काइव हो गया जितना अब तक के टोटल प्रधानमंत्रियों का नहीं हुआ था। अकेले मोदी जी का उनसे ज़्यादा है, और मोदी जी की फ्रेम में कोई और नहीं आने चाहिए, पहली शर्त ये होती है। लेकिन ये सब स्टेज मैनेज होता है।
चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे चुनावी सभाओं में, चाहे मीटिंग में, चाहे सदन के बाहर, हर चीज़ प्लान होती है। मोदी जी की एक टीम पूरा प्लान करती है, उस हिसाब से कैमरे सेटअप किए जाते हैं, उसी हिसाब से सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अब लोगों को एक एक चीज़ मोदी जी की समझ में आ गई है। लोगों ने एक्सपोज भी कर दिया, अब लोग सवाल उठाते हैं, मजाक बनाते हैं, सब कुछ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये सीखा कि ये सब करने के लिए, सब ऑप्टिक्स करने के लिए मुझे किसी टीम की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो करना है नेचुरल करना है, और नेचुरल में बस टाइमिंग का ध्यान रखना है, दिमाग चलाना है। नेचुरल चीज़ हमेशा आर्टिफिशियल से ज़्यादा बेहतर आती है। और इसमें राहुल गांधी को एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि राहुल गांधी और बारिश का जो आपस का कनेक्शन है, वो कनेक्शन हमेशा लोगों के दिलों में उतरता है। राहुल गांधी के फैंस उससे बढ़ते हैं, राहुल गांधी को पसंद करने वाले बढ़ते हैं। और ये पहला सफ़र शुरू हुआ था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। आपको ये तस्वीर याद है जब आंध्र प्रदेश में, शायद कि आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में था ये, जब बारिश में खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था और लोग उनकी बात सुन रहे थे। ये तस्वीर ने इंटरनेट हिला दिया था और आज भी भारतीय राजनीति की सबसे बेहतरीन तस्वीरों में से एक तस्वीर में इसे मानता हूँ। फिर इसी तरह की एक राहुल गांधी की तस्वीर आई जब वो समाधि पर खड़े थे, शायद अपने पिता की समाधि पर खड़े थे, बारिश या पता नहीं महात्मा गांधी की समाधि या किसी की समाधि पे, तो माफ़ कीजिएगा, आप गूगल कर लीजिए, इसलिए क्षमा चाहता हूँ मैं। वो बारिश में भीगती हुई तस्वीर, कुर्ते पजामे में राहुल गांधी खड़े हैं, ज़बरदस्त लगी थी। और आज फिर सदन में बारिश हो रही थी, मौका था, राहुल गांधी के आसपास सिक्योरिटी, सब लोग छाता लेकर राहुल गांधी की ओर, लेकिन राहुल गांधी ने छाता लेने से मना कर दिया और बारिश में खड़े और साथ में अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी खड़ा किया। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोग्राफी की, राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि चारों तरफ कैमरे हैं, मुझे कैप्चर किया जाएगा। इसलिए प्रियंका गांधी से बातचीत भी की, लेकिन बिना छाता के बातचीत की। प्रियंका को भी भीगने दिया और खुद भी भीगे। जानते थे कि आज इंटरनेट पे ये तस्वीरें खूब चर्चा में रहेंगी। इसलिए इसे कहते हैं परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता, कि जानते हैं कि मैं अपना बेस्ट, जो मेरा सबसे ज़्यादा बिकती है तस्वीरें, वो भी खिंचवाऊंगा, अपना काम भी करूंगा और नेचुरल लगेगी, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई बनावटी नहीं, बीच में कोई आ रहा है जा रहा है सिक्योरिटी वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल गांधी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके फ्रेम में कहीं भी, उनकी किसी तस्वीर में ऐसा कोई मैसेज ना जाए कि वो अपने फ्रेम में किसी और को नहीं खड़े होने देना चाहते। याद कीजिए, जिसके भी साथ वो तस्वीर खिंचवाते हैं उसे अपने साथ या नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब उनके साथ बैठक हुई थी तो उनके घर में एक तस्वीर खींची गई थी, हम सब ने खिंचवाई थी, अकेले खिंचाई थी। तो मैं थोड़ा दूर खड़ा था, तो उन्होंने मुझे अपने पास खींचा, बोला इतनी दूर क्यों खड़े हैं, हम और आप दुश्मन थोड़ी है, हम दोस्त हैं, और नज़दीक ला के तस्वीर खींची थी। ये राहुल गांधी की खासियत है। तो ये ऑप्टिक्स के मामले में तो मोदी जी को पछाड़ चुके हैं। अब लौटते हैं शाह वाले बात पे कि अमित शाह को क्यों निशाना बना रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल ये बात तो राहुल गांधी को भी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि अगले कुछ महीनों में भी 2026 में या 2027 के पहले हाफ में देश की राजनीति करवट बदलने वाली है। ये तो बीजेपी के अंदर भी अब बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी ये जो तीसरी टर्म है प्रधानमंत्री की, इसको पूरी ना करें, मजबूर होंगे प्रधानमंत्री बीच में इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से युवा, खास करके जेन ज़ी, इस सरकार के खिलाफ हो गए हैं और सरकार उनके खिलाफ दिख रही है, कोशिश कर रही है अपने कोर वोटर को अपने पास रखने की, लेकिन वो हाथ से छिटक रहा है। अगर कोई जेन ज़ी वाली बात पर कोर वोटर मोदी जी या बीजेपी की बात पर विश्वास भी कर रहा है, तो वो चंदा चोरी वाले मामले पर हर्ट है, उसका दिल दुखा है। इसलिए नतीजे अभी जो बांकीपुर और जो दतिया के नतीजे आए, और ख़ास करके गुजरात का भी नतीजा, जहां मार्जिन इतना कम रह गया,
बीजेपी को शेक कर दिया, हिला दिया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट चली गई। ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, मोदी शाह ने चुना, किसी और की राय तो नहीं ली, इन्हीं दो लोगों ने चुना। और उनके चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र में ये हो गया कि हर बूथ पर तकरीबन हार मिली। तो ये सब कंसोलिडेट हो रहा है। और ऊपर से संसद में, जिस संसद मॉनसून सत्र में बड़े बड़े सपने बीजेपी ने देखे थे, बड़े बड़े सपने अपने समर्थकों को दिखाए थे कि अब ये होगा, ये होगा। बीजेपी के समर्थक तो कहने लगे थे अब खुलेआम कि 2029 निपट गया, अब जो है आप मान के चलिए कि 2047 में ही कुछ होगा तो होगा, क्योंकि सरकार ने इतना जुगाड़ कर लिया है कि 29 में तो कोई हिला नहीं सकता। लेकिन किस्मत देखिए या बदकिस्मती देखिए बीजेपी की, सदन का तीसरा हफ्ता खत्म होने को आया है, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अब एक हफ्ता बचा, एक हफ्ते में क्या क्या कर लेंगे? 13 अगस्त को तो वैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और ये जो नहीं आ रहे ना सदन में, चलिए प्रधानमंत्री तो पहले भी कभी कभी आते थे, अमित शाह रेगुलर आते थे, अब अमित शाह नहीं आ रहे और विपक्ष कह रही है, कांग्रेस खास करके कह रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह को सदन में बुलाइए। अमित शाह को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, दिल्ली में जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई उसके लिए माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। अमित शाह सदन नहीं आ रहे हैं, उल्टा किरण रिजिजू को भेजा गया राहुल गांधी को पास मैसेज लेके कि कूल डाउन करने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल गांधी, आपको मालूम है, जब अड़ जाते हैं किसी चीज़ पे फिर उससे पीछे नहीं हटते। इससे और ज़्यादा मैसेज खराब गया जब रिजिजू के राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की खबरें सामने आई। अब ऐसे में जब सदन में भी नहीं आ रहे तो बीजेपी का समर्थक सोच रहा है कि आखिरकार ये इतने कमज़ोर कैसे हो गए। जो कहा जाता था कि इन दो लीडर्स के आगे पूरे हिंदुस्तान में किसी की चूं करने की हिम्मत नहीं, अकेले राहुल गांधी ने इन दोनों को सदन से दूर कर रहने पर मजबूर कर दिया। आज खुद बीजेपी के नेता बाहर आके लोग मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सुबह से शाम तक सदन में रहते हैं, सदन परिसर में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं आते क्योंकि कांग्रेस जो है वो हुड़दंग मचाती है। हिम्मत नहीं कर रहे, अमित शाह हिम्मत नहीं कर रहे सदन में आने की, सोचिए। और ऊपर से देखिए, गलती जब आदमी करता है ना, जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, कोई रास्ता नहीं दिखता तो गलती पर गलती, गलती पर गलती करता है। ये सब के बीच में एक गलती और कर रहे हैं कि राहुल गांधी के छात्रों के प्रोग्राम को लेकर हर बार नौटंकी करते हैं, हर बार गलत मैसेज बीजेपी की तरफ से जाता है, हर बार उस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करते हैं और हर बार राहुल गांधी का प्रोग्राम पहले से बड़ा हो जाता है। कोटा में पहला प्रोग्राम था छात्रों की गूंज, वहाँ राज्य की बीजेपी सरकार ने लाख कोशिश करी उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की, लेकिन प्रेशर में आकर जगह देनी पड़ी और महा सक्सेसफुल वो प्रोग्राम हुआ। फिर देहरादून में हुआ तो उत्तराखंड सरकार ने लास्ट मोमेंट पे जो मेन ग्राउंड की परमिशन है वो कैंसिल कर दी। लेकिन राहुल गांधी मानने वाले थोड़ी, कांग्रेस ने दूसरा वेन्यू कर लिया। यहाँ भी नहीं रुकी सरकार बीजेपी की, ठीक राहुल गांधी के वक्त में एक फ्री शो रख दिया, पंजाबी एक सिंगर का शो रख दिया। तब भी राहुल गांधी का शो उस सिंगर के शो से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। अब बारी प्रयागराज की, उत्तर प्रदेश की। 8 तारीख को, परसों राहुल गांधी का प्रोग्राम है। 2 दिन पहले वहाँ पर भी जो केपी कॉलेज है, जो कॉलेज है कायस्थ पाठशाला, उसके ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी जाती है। और रीज़न क्या दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का 2022 के डिसीजन का। फिर से वही चीज़, एक ही चीज़ रिपीट की जा रही है और समझ में नहीं आया कि ये तो रुकने वाले तो है नहीं, कांग्रेस का कोई कैंसिल तो होने वाला नहीं है, ये प्रोग्राम फिर होगा और होके रहेगा। अब आपने और मजबूर कर दिया युवाओं को कि जाओ भाई, राहुल गांधी से इतनी डर रही है सरकार, पूरी जगह पूरे देश में डर रही है, तो इसका मतलब राहुल गांधी की बात में दम है, इसका मतलब जाना चाहिए, सुनना चाहिए। यही हो रहा है और इसीलिए कांग्रेस कह रही है, अब तो खुलेआम कह रही है कि राहुल गांधी का खौफ मोदी शाह को न सोने देता है न जागने देता है। डरते हैं राहुल गांधी से, ये आपको सामने दिख रहा है। संसद में भी डरते हैं और बाहर भी डरते हैं। डरने दीजिए,
हम भी डराते रहेंगे। देहरादून के बाद प्रयागराज के कार्यक्रम को लेकर खबर वही तो बात कर रहा हूं कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। अच्छा, घबराने की बात मोदी शाह के लिए एक और भी है। ये एनडीटीवी का डाटा देखिए। हम तो कह रहे थे 22 करोड़ जेनजी है, ये है, 2029 में इतने होंगे। इस डाटा के हिसाब से भारत में 18 से 29 साल के जो युवा हैं उनकी जनसंख्या 40 करोड़ से ज़्यादा, 407 मिलियन, यानी 29.2% टोटल सिर्फ इस ग्रुप की है, जिसमें जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, उसमें यही ग्रुप सबसे ज़्यादा सक्रिय था। अब ये 40 करोड़ पूरी गेम घुमा चुके हैं। इस 40 करोड़ से होने वाले नुकसान के लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोष इस वक्त अगर किसी के खिलाफ़ है तो वो मोदी जी के खिलाफ़ है। तो मोदी जी के बीच में, यानी कार्यकाल पूरा न कर अगले 6-8 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर इस्तीफे देने की अटकलें इसीलिए मजबूत हो गई हैं, और संभावना भी इसीलिए ज़्यादा लग रही है कि बीजेपी फेस सेविंग के लिए कम से कम चेहरा बदलना चाहती है, कि शायद मजबूर होगी बीजेपी चेहरा बदलने के लिए, कि शायद, क्योंकि 40 करोड़ 29.2% मायने रखते हैं। सारे के सारे वोटर 18 से 29 साल के हैं। ये तो पूरा इलेक्शन एक तरफा कर देंगे। इसलिए मोदी जी के जाने का तय है, और ये भी सबको मालूम है कि मोदी जी के सक्सेसर अगर कोई हैं तो वो अमित शाह हैं। अब मैं आता हूँ अभिषेक की बात पर, कि मोदी के बाद अमित शाह हैं, तो इसीलिए राहुल गांधी अमित शाह को निशाना बना रहे हैं कि वो जानते हैं कि अगर मोदी नाम के पेड़ को, इस बीजेपी के पेड़ को जड़ से उखाड़ना है तो इसकी जो जड़ है उसका नाम अमित शाह है। उस जड़ को भी उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। वो जड़ उखड़ेगी, ये पूरा सिस्टम उखड़ जाएगा, क्योंकि चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो बीजेपी संगठन हो, चलता अमित शाह पे ही है। सब कुछ अमित शाह चलाते हैं। मोदी जी चेहरा हैं, ये बात तो आप मान के रख लीजिए। चलाते सब कुछ, जो पुर्जा है वो अमित शाह हैं। उसी पुर्जे को ढहाना चाहते हैं। अगर अभिषेक की बात की मैं बात करूं, अगर उनके हिसाब से चलें कि भाई अमित शाह को छोड़कर योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाए राहुल गांधी, तो मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस तो कहीं गिनती में है नहीं। और अगर अमित शाह को छोड़ दिया जाए तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से दिल्ली की आने देंगे, यूपी की सीमा भी पार करने देंगे। पूरा कंट्रोल अमित शाह के हाथ में है। वो योगी आदित्यनाथ को नज़दीक में नहीं फटकने देंगे। अमित शाह और मोदी जी दोनों पूरा जोर लगा देंगे कि 2029 में अगर मोदी नहीं तो अमित शाह होंगे। और इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि मोदी जी तो निपटने ही वाले हैं, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। 29 में जो मेन ओपोनेंट है अमित शाह, उनकी अभी से इतनी जड़ें खोद दो, उस पेड़ को इतना खोखला कर दो कि 2029 में ये जो 40 करोड़ का झोंका है ना, इस झोंके के आगे एक सेकंड भी वो पेड़ ना टिक पाए। इसलिए बहुत सही तरीके से, बहुत सोची समझी रणनीति के ज़रिए राहुल गांधी अमित शाह को निशाना बना रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि जब हवा बदलती है तो हवा में बदलने वाले, उस हवा के हिसाब से बदलने वाले बहुत से जानवर होते हैं। आपने जंगलों में देखा होगा कि मौसम, हवा के जब रुख बदलता है तो मौसम बदलने की एक आहट होती है, और उस आहट को बहुत सारे जानवर समझते हैं। वो भी उसी हवा के रुख की तरफ अपना कारवां चला देते हैं। इसी तरह से राजनीति में भी, खास करके भारत की राजनीति में, जब हवा बदलती है तो कारवां उस तरफ चल पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी का कारवां कैसे अब पलट रहा है, ये मैं आपको पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे राहुल गांधी के पास हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
युवाओं का बहुत कोशिश की कि भाई राहुल गांधी को क्रेडिट ना मिले, राहुल गांधी इनके नेता ना बन पाए। आप सोचिए, दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का पहला ऐसा नेता बन गया राहुल गांधी जो जेन ज़ी को मैसेज देके कह रहे हैं कि आप सीधा मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यानी इस एज ग्रुप का और इससे कम के भी, मतलब देश के तकरीबन अगर हम ये 18 से नीचे के भी मान लें, 14 साल से लेके 40 साल या 35 साल तक का भी ले लें, तो तकरीबन 50-60 करोड़ युवा सीधा राहुल गांधी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। दुनिया में किसी नेता ने ये हिम्मत नहीं की। तो ये हिम्मत राहुल गांधी ने दिखाई है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी भी समझ गई है कि अपना कारवां किस तरफ चलना चाहिए। और एक कारवां ये देखिए, कल जिसका मैंने जिक्र किया था, इन्हीं युवाओं के कंधे पे चढ़ के जो नए गांधी बनना चाह रहे थे, सोनम वांगचुक, उनका भी देखिए एक दिन में ही, कल तक उनको अपनी सेहत और इंडियन रेलवे और सरकार नज़र आ रही थी बहुत अच्छी, अचानक से कहते हैं कि मैं तो राहुल गांधी का फ़ैन हूँ, मेरी पत्नी और मैं चाहते थे कि मेरा अनशन राहुल गांधी के हाथों टूटे, जो ना हो सका। समझ रहे हैं ना, हवा बदल रही है। ये बात आज तक तो बोली नहीं थी सोनम वांगचुक ने, आज याद आ गई। इसका मतलब साफ है कि कहीं आंधी आने वाली है, कहीं तूफान आने वाली है, और तो इस तूफान में वही पेड़ उखड़ेंगे जिनकी जड़ें खोखली होगी, और जड़ें खोखले करने का काम राहुल गांधी कर रहा है। इसीलिए वो अपने मुद्दे पर डटा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।